बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि रजिस्ट्री और इंतकाल में क्या फ़र्क होता है और रजिस्ट्री कैसे करवाई जाती है, उसके ऊपर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा और उसका क्या तरीक़ाकार होगा। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस मालूमाती वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि नॉलेज शेयरिंग के इस अमल को बढ़ाया जा सके। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रजिस्ट्री क्या है और ये क्यों करवाई जाती है। इसका ताल्लुक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 से है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो कानून है उसकी सेक्शन 17 के अंदर ये लिखा गया है कि कोई भी जायदाद गैर मनकूला यानी कि ज़मीन हो, प्लाट हो, उसको अगर आप बेचना चाह रहे हैं, ज़मीन, प्लाट, मकान कोई भी अगर है, जायदाद गैर मनकूला है, अगर आप उसको बेचना चाह रहे हैं तो उसकी अगर मालियत 100 रुपये से ज़्यादा है, कोई भी, ये उसकी वर्डिंग है सेक्शन 17 की, तो उसमें लिखा गया है कि उसको रजिस्टर करवाना रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ज़रूरी है और उसकी अदरवाइज़ उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। अगर आप ज़बानी कलामी कहीं बेच भी देते हैं, कल को कोई डिस्प्यूट अराइज़ होता है तो उसको साबित करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए लॉ के अंदर ये लिखा गया है कि इसको तहरीरी शक्ल में लेकर आएँ और फिर उस तहरीर को रजिस्टर करवाना भी मैंडेटरी है सेक्शन 17 के मुताबिक। अब जो रजिस्ट्री है ये कैसे तैयार की जाती है? इससे पहले अब अगर कोई शख्स आप पर कोई ज़मीन बेच रहा है, कोई प्लॉट बेचना चाह रहा है, तो उसको ये कहें कि सबसे पहले वो आपको एक फ़र्द बराए फ़रोख्त यानी कि फ़र्द बै एक वो जारी करवाए। उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा उससे कि ये शख्स इस ज़मीन का जो बेचने जा रहा है इसका मालिक है या नहीं है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी पता चल जाएगा कि जनाब ये जो चीज़ प्लॉट या ज़मीन जो भी ये बेचने जा रहा है, प्लॉट है या मकान है, उसका जो बेचने जा रहा है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कानूनी हुक्म तो नहीं है, यानी कि इसके ऊपर कहीं इसने कर्ज तो नहीं लिया हुआ, क्या इसके ऊपर कोई अदालती केस तो नहीं चल रहा। चूँकि अगर अदालती केस होगा तो डेफ़िनेटली उसको फ़र्द जारी नहीं होगा, वहाँ अगर स्टे होगा तो उसको फ़र्द जारी नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर उसने कहीं कर्ज लिया होगा तो उस हवाले से भी वहाँ पर पता चल जाएगा और उसको फ़र्द बै जारी नहीं होगा। फ्रेश फ़र्द बै, ताज़ा फ़र्द बै उससे जारी करवा लें। उस फ़र्द बै जब जारी हो गया तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि आप रजिस्ट्री तैयार करवाएँ। रजिस्ट्री भी अपनी मौजूदगी में तैयार करवाएँ। जब रजिस्ट्री तैयार होगी, जो रजिस्ट्री होती है वो ई-स्टैम्प पेपर्स के ऊपर वो तैयार की जाती है। रजिस्ट्री तैयार करवाएँ। रजिस्ट्री के अंदर 2 बातें बड़ी अहम हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए। एक तो ये है कि रजिस्ट्री करवाते हुए जिस प्लॉट का जो ज़मीन जो ख़रीद रहे हैं या जो मकान ख़रीद रहे हैं उसका हदूद-दरबा लाज़मी लिखवाएँ कि उसके शुमाल में क्या है, जनूब में क्या है, मशरिक़ में क्या है और मग़रिब में क्या है। चूँकि उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको वो चीज़ आइडेंटिफ़ाई हो जाती है, उसको उसकी एक शनाख्त हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि इसके लेफ़्ट राइट ये चीज़ें मौजूद हैं और कल को कोई डिस्प्यूट अराइज़ होता है तो आप कम अज़ कम ये आपको पता होगा कि यही चीज़ दी गई थी, उसके लेफ़्ट राइट और जो उसका आगे पीछे जो भी हदूद अरबा है वो लिखा हुआ था तो उसमें आपको आसानी होगी। अगर आपकी हदूद अरबा ही नहीं लिखा हुआ तो कल को आप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे कि यही जगह उसने आपको या यही ज़मीन या यही मकान उसने आपको बेचा। हदूद अरबा लाज़मी लिखवाएँ और उसके साथ-साथ जो गुहान है रजिस्ट्री के वो भी आप अपने ही गुहान रखें ताकि कल को कोई मसला हो तो कहीं किसी जगह उनकी अगर ज़रूरत पड़े, अगर अदालत में है तो गवाही में उनकी ज़रूरत पड़े तो वो आपके साथ हों, आपके साथ खड़े हों ताकि जब रजिस्ट्री तैयार हो गई तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि आप जाकर उसको सब रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर करवाते हैं। रजिस्टर करवाने के बाद जब रजिस्टर हो गया तो नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि रजिस्ट्री जब आपको मिल जाएगी, अब सब रजिस्ट्रार के पास आप
जाते हैं वो दोनों पार्टीज़ और गवाह की मौजूदगी में वो पूछ लेता है कि भाई आपको कब्ज़ा मिल गया, आपको पैसे मिल गए हैं, दोनों पार्टी से पूछता है, उसके बाद वो साइन कर देता है। वो जो सिग्नेचर हैं जब आप वहाँ जाते हैं तो गवाह की भी कापीज़ रजिस्ट्री के साथ लगती हैं और ख़रीदार और जो बेचने वाला है उसकी भी जो कापीज़ हैं आईडी कार्ड की वो साथ लगती हैं, और उसके साथ साथ आजकल बायोमेट्रिक सिस्टम है तो सबकी तस्वीर भी जो है वो ऑनलाइन कैमरे से वो लेकर वो साथ अटैच कर देते हैं, उसकी बायोमेट्रिक हो जाती है उनकी, वो भी साथ अटैच कर ली जाती है। इसके अलावा जो रजिस्ट्री के साथ जो टैक्सेस हैं पीआर के वो भी अदा करने होते हैं। अगर जो इस्लामाबाद के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो इस्लामाबाद में जो बेचने वाला है अगर वो फाइलर है तो उसको 4% टैक्स देना होगा, अगर नॉन फाइलर है तो उसको वो 7% टैक्स अदा करना होगा। और इसी तरह अगर जो ख़रीदार है वो फाइलर है तो उसे 8% टैक्स अदा करना होगा, अगर नॉन फाइलर है तो 15.5% टैक्स उसको अदा करना होगा। अब जब रजिस्ट्री मुकम्मल हो गई, रजिस्ट्री आपको मिल जाएगी 2 हफ्ते के बाद नॉर्मली दे दी जाती है। वो रजिस्ट्री लेकर आप मुतलका पटवार खाने में जाएंगे और उसके साथ इंतकाल उसकी बेस पर दर्ज करवाएंगे और उस इंतकाल को जो है बादशाह जो वो तहसीलदार है वो मंजूर भी कर देगा। सो ये एक अथेंटिक चीज़ है। डायरेक्ट इंतकाल का ये हो सकता है कल कोई उसको चैलेंज कर दे, मगर जो इंतकाल रजिस्ट्री की बना पर हुआ है उसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता है, और वो सबसे बेहतरीन और अथेंटिक चीज़ रजिस्ट्री होती है जिसकी बेस पर आप आगे इंतकाल करवाते हैं तो वो आपका एक मजबूत और ठोस एविडेंस होता है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और अगर चैलेंज हो तो दूसरी पार्टी के लिए उसको गलत साबित करना बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू।